हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो उत्तरी आयरलैंड संघर्ष, गणतंत्रवादी और संघवादी, प्रथम विश्व युद्ध और गुड फ्राइडे समझौता। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो उत्तरी आयरलैंड संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत पर प्रभाव। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में एक आयरिश एकीकरण समर्थन नेता ने राजनीतिक गतिरोध के बावजूद इस क्षेत्र के गहन विभाजन को दर्शाते हुए उत्तरी आयरलैंड के पहले राष्ट्रवादी प्रथम मंत्री के रूप में पद ग्रहण करके इतिहास रच दिया। इस निर्णय से सुलह और समावेशी प्रशासन की ओर एक बदलाव की शुरुआत की जा सकती है। तो चलिए अब हम लोग उत्तरी आयरलैंड कैसे अस्तित्व में आया, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग द ट्रबल्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए, उत्तरी आयरलैंड 30 वर्ष के गृह युद्ध 1968 और 1998 का स्थल था, जिसे रिपब्लिकन और संघवादी के बीच द ट्रबल्स के रूप में जाना जाता था, जिसमें 3500 से अधिक लोग मारे गए थे। इसका एक धार्मिक पहलू भी था, जिसमें रिपब्लिकन ज़्यादातर कैथोलिक थे और संघवादी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्टेंट थे। और उत्तरी आयरलैंड पूर्व में उल्स्टर प्रांत का हिस्सा था, जो आधुनिक आयरलैंड के उत्तर में स्थित है। तो चलिए अब हम लोग प्रोटेस्टेंट और आयरिश कैथोलिकों के बीच संघर्ष क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्रोटेस्टेंट और आयरिश कैथोलिकों के बीच संघर्ष की जड़ें 1909 तक पहुंची, जब किंग जेम्स वन ने प्रवास की एक आधिकारिक नीति शुरू की, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के लोगों को अपने विभिन्न बागानों में काम करने के लिए उल्स्टर जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बीच उस समय यूरोप के अधिकांश भागों में जो धार्मिक युद्ध चल रहा था, उल्स्टर ने भी उसका अनुभव किया। हालांकि एक बहुत मजबूत प्रतिरोध धीरे धीरे बढ़ रहा था। उस समय आयरलैंड इंग्लैंड के शासन के अधीन था। तो चलिए अब हम लोग औपनिवेशिक अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रतिरोध के बारे में जानते हैं। तो देखिए, औपनिवेशिक अंग्रेजी शासन के खिलाफ बढ़ते प्रतिरोध निवेश के रूप से 1945 के आलू के अकाल के बाद, जहां बीमारी एवं भूखमरी के कारण 1 मिलियन से अधिक आयरिश लोग मारे गए, ने इन सांप्रदायिक और धार्मिक मतभेदों को मजबूत किया। अंत में 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के मध्य में ईस्टर समाप्त के दौरान आयरलैंड ने आयरिश रिपब्लिकन आर्मी IRA के नेतृत्व में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ युद्ध शुरू किया। तो चलिए अब हम लोग उत्तरी आयरलैंड का गठन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एक रक्तहीन संघर्ष के बाद यह वर्ष 1921 की एंग्लो आयरिश संधि के साथ इंग्लैंड से स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम था। यद्यपि आयरलैंड 2 क्षेत्रों में विभाजित हो गया था। चूंकि उल्स्टर में प्रोटेस्टेंट बहुमत में थे, आयरलैंड की 32 काउंटियों में से 6 ब्रिटेन के साथ रही, जिससे उत्तरी आयरलैंड का क्षेत्र बना। तो चलिए अब हम लोग उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक गतिरोध की पृष्ठभूमि क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक गतिरोध ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन और आयरलैंड द्वीप के बीच सीमा नियंत्रण के कार्यान्वयन पर असहमति से उत्पन्न हुआ। जब संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ छोड़ दिया, तो संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन के हिस्से के रूप में उत्तरी आयरलैंड यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य आयरलैंड गणराज्य के साथ भूमि सीमा वाला एकमात्र प्रांत बन गया। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने
ब्रेक्सिट समझौते के हिस्से के रूप में उत्तरी आयरलैंड ने प्रोटोकॉल तैयार किया। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य व्यापार सीमा को आयरिश बंदरगाहों में स्थानांतरित करके उत्तरी आयरलैंड और शेष संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन के बीच प्रभावी ढंग से एक समुद्री सीमा बनाकर उत्तरी आयरलैंड तथा आयरलैंड गणराज्य के बीच एक दुरूह सीमा के पुनः परिचय को रोकना था। हालांकि यह व्यवस्था विवादास्पद थी, विशेष रूप से डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी DUP के लिए, जिसने ब्रिटेन के भीतर उत्तरी आयरलैंड की स्थिति को कमजोर करने और गुड फ्राइडे के समझौते के सिद्धांतों का उल्लंघन करने पर आपत्ति जताई थी। उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल पर DUP की आपत्ति के कारण उन्हें सत्ता साझाकरण सरकार से हटना पड़ा, क्योंकि उनका मानना था कि प्रोटोकॉल ने संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन के भीतर उत्तरी आयरलैंड की स्थिति को खतरे में डाल दिया है और गुड फ्राइडे समझौते के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है, जिसमें सीमा पार माल तथा लोगों की मुक्त आवाजाही पर जोर दिया गया है। अंततः गतिरोध का समाधान सीमा नियंत्रण और संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन के भीतर उत्तरी आयरलैंड की स्थिति के संबंध में आश्वासनों पर पुनर्विचार के माध्यम से आया, जिससे DUP सरकार में लौटने के लिए सहमत हो गई। तो चलिए अब हम लोग गुड फ्राइडे समझौता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, बेलफास्ट समझौते के रूप में प्रचलित गुड फ्राइडे समझौता उत्तरी आयरलैंड में 10 अप्रैल 1998 को हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक शांति संधि है। इसका उद्देश्य दशकों से इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले हिंसा और संघर्ष को समाप्त करना था, विशेषकर उस अवधि के दौरान जिसे द ट्रबल के रूप में जाना जाता था। तो चलिए अब हम लोग इसके प्रमुख प्रावधान के बारे में जानते हैं। तो देखिए, शक्ति का साझाकरण है। इस समझौते ने उत्तरी आयरलैंड में एक विकसित सरकार की स्थापना की, जिसमें शक्तियां संघवादियों जो आमतौर पर चाहते थे कि उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना रहे, और गणतंत्रवादियों जो आमतौर पर आयरलैंड के साथ पुनरेकीकरण चाहते हैं, के बीच साझा की गई। इस शक्ति साझाकरण व्यवस्था का उद्देश्य उत्तरी आयरलैंड की शासन व्यवस्था में दोनों समुदायों की भूमिका सुनिश्चित करना था। सहमति सिद्धांत, इससे सहमति के सिद्धांत को मान्यता दी, जिसका अर्थ है कि उत्तरी आयरलैंड की दर्जे में यहाँ के अधिकांश लोगों की सहमति के बिना कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस प्रावधान ने जनमत संग्रह के माध्यम में आयरलैंड के साथ पुनरेकीकरण की संभावना को बल दिया, लेकिन यह केवल तभी संभव था जब उत्तरी आयरलैंड के अधिकांश लोग इसके पक्ष में हो। मानवाधिकार है। इस समझौते में उत्तरी आयरलैंड के सभी नागरिकों, किसी भी पृष्ठभूमि अथवा राजनीतिक मान्यता वाले के लिए मानवाधिकार और समता के महत्व पर विशेष बल दिया गया। हथियारों पर पाबंदी लगाना। हालांकि इस समझौते से में स्पष्ट रूप से अर्धसैनिक समूहों के तत्काल निरस्त्रीकरण को अनिवार्य नहीं किया गया, लेकिन इसने इस प्रकार के समूहों द्वारा रखे गए हथियारों पर पाबंदी लगाने की एक प्रक्रिया निर्धारित की। समझौते के अन्य पहलुओं तथा इस प्रक्रिया का कार्यान्वयन एक साथ होना था। सीमा पार सहयोग। समझौते ने उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य के साथ साथ UK व आयरलैंड के बीच व्यापक रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया, जबकि दोनों राज्यों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता को भी मान्यता दी। तो चलिए अब हम लोग उत्तरी आयरलैंड के बारे में मुख्य तथ्य क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग अवस्थिति और भूगोल के बारे में देखते हैं। तो देखिए, उत्तरी आयरलैंड आयरलैंड द्वीप के उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में अवस्थित है। यह दक्षिण और पश्चिम में आयरलैंड गणराज्य के साथ सीमा साझा करता है, जबकि आयरिश सागर इसे पूर्व और दक्षिण पूर्व में इंग्लैंड तथा वेल्स से अलग करता है।
एवं उत्तरी चैनल इसे स्कॉटलैंड से उत्तर पूर्व में अलग करता है। तो चलिए अब हम लोग राजनीतिक स्थिति के बारे में देखते हैं। तो देखिए, उत्तरी आयरलैंड इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन का एक घटक देश है। यह एक संप्रभु राज्य नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन के ढांचे के भीतर इसकी अपनी विकसित सरकार है। तो चलिए अब हम लोग इसके राजधानी और प्रमुख शहर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट है, जो जहाज निर्माण सहित समृद्ध औद्योगिक इतिहास रखने वाला एक आधुनिक शहर है। अन्य प्रमुख शहरों में लंदन डेरी, जिसे डेरी के नाम से भी जाना जाता है, और आर्माघ शामिल है। तो चलिए अब हम लोग सांस्कृतिक योगदान के बारे में जानते हैं। तो देखिए, उत्तरी आयरलैंड ने विश्व संस्कृति, विशेषकर साहित्य, संगीत और कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उल्लेखनीय हस्तियों में कवि सीमस होनी और संगीतकार वान मॉरिसन शामिल है। तो चलिए अब हम लोग इसके अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ऐतिहासिक रूप से जहाज निर्माण और कपड़ा जैसे उद्योगों पर निर्भर उत्तरी आयरलैंड की अर्थव्यवस्था हाल के दशकों में प्रौद्योगिकी, पर्यटन एवं सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ विविधतापूर्वक हो गई है। तो चलिए अब हम लोग जनसांख्यिकी के बारे में देखते हैं। तो देखिए, उत्तरी आयरलैंड की जनसंख्या जातीयता, धर्म और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के मिश्रण के साथ विविध है। इस क्षेत्र की जनसंख्या मुख्य रूप से ईसाई है, जिसमें मुख्य रूप से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समुदाय निवास करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। तो देखिए, गुड फ्राइडे समझौते की सफलता सभी हितधारकों के मतभेदों को दूर करने, विविधता को अपनाने तथा आपसी सम्मान और समझ पर आधारित साझा भविष्य का निर्माण करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। केवल शांति और सामंजस्य के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के माध्यम से ही उत्तरी आयरलैंड एक ऐसे समाज के रूप में अपनी क्षमता का पूरी तरह से अनुभव कर सकता है, जो समृद्धि एवं एकता की दिशा में एक मार्ग प्रस्तुत करते हुए अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।